नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई उपाय हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्रवाई के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है पोषण भी पढ़ाई भी योजना से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद राजेश भाई नारायण भाई चूड़ासमा ने। उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय से पूछा कि पोषण भी पढ़ाई भी योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों में पोषण संबंधी स्वस्थ आदतें विकसित करने के लिए आवंटित और उपयोग किए गए बजट और उठाए गए कदमों का ब्यौरा किया है। क्या राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में इस योजना के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया है, और अगर हाँ तो इस बारे में क्या जानकारी है? क्या योजना के तहत बच्चों के समग्र विकास की प्रक्रिया की निगरानी के लिए कोई तंत्र या निकाय स्थापित किया गया है, और यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है, और अगर नहीं तो इसके क्या कारण हैं? इस सवाल का जवाब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने दिया। उन्होंने बताया कि पोषण भी पढ़ाई भी पहल के तहत वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 25-26 के दौरान आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण के लिए कुल 476 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। पीबीपीबी के तहत आंगनवाड़ी कर्तियों को कुपोषण से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। गंभीर रूप से तीव्र कुपोषित, मध्यम रूप से तीव्र कुपोषित और बच्चों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान द्वारा एक सुविधा मार्गदर्शिका तैयार की गई है। प्रशिक्षण के दौरान संतुलित आहार और बच्चों में फलों तथा सब्जियों के अधिक सेवन के साथ स्वस्थ आदतों को विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाता है। प्रशिक्षण में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को सिखाई जाने वाली स्वच्छता और सफाई की आदतें भी शामिल हैं। बच्चों में अच्छी पोषण संबंधी आदतों को विकसित करने के लिए उनके विकास में माता पिता और समुदाय को शामिल करने का महत्व भी कार्यक्रम का एक हिस्सा है। पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत आंगनवाड़ी महिलाओं को 3 दिवसीय कार्यक्रम अनुसूची के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। विशेष प्रशिक्षण सत्रों में शामिल है नव चेतना जन्म से 3 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा 2024 और आधारशिला 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में ECCE के लिए खेल आधारित गतिविधियों और ECCE के लिए साप्ताहिक खेल आधारित कैलेंडर पर मुख्य बल दिया जाता है। पोषण घटक में बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल शामिल है। बच्चों में SAM, MAM और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, बच्चों के लिए पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता और सफाई और आहार संबंधी दिशा निर्देश, विकास निगरानी और पोषण ट्रैकर और ECCE और पोषण के लिए माता पिता की सहभागिता और सामुदायिक जुटाव। दिव्यांग बच्चों स्क्रीनिंग, समावेशन और रेफरल को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। देश भर में 2 फरवरी 2025 तक कुल 31,114 राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों और 1,45,481 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को पोषण भी पढ़ाई भी के तहत प्रशिक्षित किया गया है। राजस्थान में पीबीपीबी के तहत 1,644 SLMT और 18,690 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। योजना अर्थात
पीबीपीबी के अंतर्गत बच्चों के समग्र विकास की प्रक्रिया की निगरानी के लिए पोषण ट्रैकर का उपयोग किया जाता है, जो आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा सेवा प्रदायगी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नियमन उपकरण है। ये 24 भाषाओं में उपलब्ध है। आंगनवाड़ी व्यवस्था में पहली बार पोषण संकेतकों पर आधारभूत आंकड़े पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध है, जिसमें पोषण प्रदायगी की निगरानी और वास्तविक समय के आधार पर विकास माप शामिल है। आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को दीर्घकालिक रूप से अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आधारशिला के प्रावधानों जैसे साप्ताहिक गतिविधि कार्यक्रम, गृह भ्रमण मार्गदर्शन, बाल विकास पर नजर रखने के लिए मूल्यांकन उपकरण आदि को पोषण ट्रैकर में शामिल किया गया है। इनमें बच्चों के साथ सरल खेल आधारित शिक्षण गतिविधियां संचालित करने के तरीकों पर वीडियो के रूप में दैनिक कार्यस्थल पर दी जाने वाली सलाह शामिल है। पोषण ट्रैकर पोर्टल पर 230 अद्वितीय वीडियो के साथ कुल 432 वीडियो स्लॉट अपलोड किए गए हैं। इसमें 1008 गतिविधि वितरण, 1008 दैनिक पीडीएफ और दैनिक वॉइस नोट स्लॉट भी अपलोड किए गए हैं। सामग्री विकास के 6 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मकता और इंटरैक्टिव गतिविधियां शामिल हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है बाल संरक्षण समितियों से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी, डी के अरुणा और इटेला राजेंद्र ने। उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय से पूछा कि वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समितियों की स्थापना करने वाले शहरों का ब्यौरा क्या है। क्या निकट भविष्य में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित राज्यों में किसी निगम को शहरी वार्ड स्तर के पैनल बनाने हैं? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और निगमों सहित सभी शहरी स्थानीय निकायों में ऐसी समितियों का गठन किया जाना था। क्या समितियों का उद्देश्य अधिकारियों की मदद से सतर्कता बढ़ाना और बच्चों के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है और स्कूल बीच में ही छोड़ने की दरों को कम करना, बाल श्रम को रोकना और कुपोषण से निपटना है? क्या राज्य और संघ पैनल स्थापित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ काम कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? और गत 15 वर्षों के दौरान तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत या खर्च की गई है? इस सवाल का जवाब दिया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्व निर्धारित लागत हिस्सेदारी आधार पर राज्य, संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से मिशन वात्सल्य नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें संस्थागत देखरेख और गैर संस्थागत देखरेख सेवाएं दोनों शामिल है। ये योजना देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ साथ विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों को उनके पुनर्वास और समाज की मुख्य धारा में सामाजिक पुनः एकीकरण के लिए सेवाएं प्रदान करती है। मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थान अन्य के अलावा आयु उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, परामर्श आदि में सहायता करते हैं। देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को गैर संस्थागत देखभाल के तहत सहायता, प्रायोजन, पालन पोषण देखभाल और पश्चात देखभाल के माध्यम से प्रदान की जाती है। मिशन वात्सल्य दिशा निर्देश में देश में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य और स्थानीय सरकारों के नेटवर्क के माध्यम से एक मजबूत व्यवस्था तंत्र की परिकल्पना की गई है। मिशन वात्सल्य में बाल कल्याण के कार्यों और संरक्षण संबंधी मुद्दों को पंचायती राज्य संस्थाओं, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय की उन मौजूदा समितियों को सौंपने की भी परिकल्पना की गई है जो सामाजिक न्याय, बच्चों के कल्याण के मुद्दों से संबंधित कार्य देखती है। जिन शहरों में वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समितियों की स्थापना की गई है, उनका ब्यौरा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। इसके अलावा अधिकारियों की मदद से सतर्कता बढ़ाने और बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाली बच्चों की दरों को कम करने, बाल श्रम को रोकने और कुपोषण से निपटने के लिए
बच्चों के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई समितियों के बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 27-30 के तहत बाल कल्याण समितियों की देखभाल और निर्णय लेने का अधिकार है। उन्हें सीसीआई के कामकाज की निगरानी करने का भी अधिदेश दिया गया है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 धारा 109 में इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रावधान है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सीधे धनराशि जारी करता है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है ई कोर्ट परियोजना चरण 3 से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद सुरेश कुमार कश्यप, भर्तृहरि मेहताब, डॉक्टर भोला सिंह और विजय बघेल ने। इन सांसदों ने विधि और न्याय मंत्रालय से पूछा कि क्या ई कोर्ट परियोजना के चरण 3 के तहत जिला और उप जिला स्तर पर अधिक अदालतों को शामिल करने के लिए मौजूदा न्यायिक बुनियादी ढांचे का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है। क्या ई कोर्ट परियोजना के माध्यम से शुरू की गई नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए न्यायिक कर्मचारियों और हितधारकों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं। संवेदनशील कानूनी डेटा की सुरक्षा और न्यायपालिका के भीतर साइबर खतरों को रोकने के लिए स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिया। उन्होंने बताया कि 7,210 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण परिव्यय के साथ ई न्यायालय चरण 3 परियोजना इस बात को रेखांकित करती है कि सरकार देश में न्यायालयों की अवसंरचनात्मकता आवश्यकताओं को कितना महत्व देती है। जिला और उप जिला स्तरों पर मौजूदा अवसंरचना की क्षमता को सुदृढ़ और विस्तारित करने के लिए अनेक पहलों की योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र का जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का दुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और बेमेतरा जिला और ओडिशा का केओनझार जिला है। ई न्यायालय चरण 3 परियोजना के अधीन कुछ प्रमुख पहलों में सभी न्यायालय परिसरों में ई सेवा केंद्र पूरी तरह कार्यात्मक उन्नत बनाना शामिल है, जिसके अंतर्गत देश भर के सभी न्यायालयों को आपस में जोड़ना, जिसमें उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय भी शामिल हैं, ताकि भारतीय न्यायिक प्रणाली को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के रूप में सक्षम बनाया जा सके और न्याय परिधान प्रणाली को सुलभ, लागत प्रभावी, पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाया जा सके। इसके अलावा चरणबद्ध रीति से कागज रहित न्यायालयों के लिए अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। एक मजबूत डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करके न्यायालय के मामलों की सुनवाई के लिए आभासी न्यायालयों का विस्तार, न्यायालय की कार्रवाई की लाइव स्क्रीनिंग, पूरे न्यायालयों के अभिलेख का डिजिटलीकरण, मामलों की ई फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपबंध किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और अन्य जैसी कुछ भविष्य की तकनीकी प्रगति की भी योजना बनाई गई है। आईसीटी अवसंरचना की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और सौर ऊर्जा सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं और अप्रचलित हार्डवेयर को बदला जा रहा है। जिला न्यायालय की वेबसाइट्स को सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करना एक सतत प्रक्रिया है और न्यायालय में पर्याप्त क्लाउड स्टोरेज सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार ई न्यायालय परियोजना के चरण 3 के अधीन आईसीटी अवसंरचना, जिसके अंतर्गत सभी कंप्यूटर, स्कैनर, यूपीएस, पूर्ण हाइब्रिड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली, लैंड नोट्स, डिस्प्ले बोर्ड, एमएफडी, विद्यमान न्यायालयों के लिए प्रिंटर आते हैं, जो महाराष्ट्र राज्य, जिसके अंतर्गत जलगांव जिला न्यायालय भी है, में सभी नए स्थापित न्यायालयों में प्रदान किए गए हैं। ई सेवा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में जिला और ताल्लुक न्यायालयों विभिन्न हार्डवेयर भी आते हैं। इसके अलावा ई न्यायालय परियोजना के चरण 3 के अधीन जिला मुख्यालय जलगांव में 2 न्यायालयों की ऑनलाइन न्यायालयों के रूप में पहचान हुई है और उक्त ऑनलाइन न्यायालयों के लिए आईसीटी अवसंरचना का वितरण प्रक्रिया में है।
ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार जिला मुख्यालयों पर 4 नए न्यायालय और 4 नए तालुका न्यायालय प्रदान किए गए हैं, जिनमें अपेक्षित ICT हार्डवेयर भी है, जिसके अंतर्गत ऑल इन वन कंप्यूटर, MFD प्रिंटर, UPS, लैन, नोट्स, डिस्प्ले मॉनिटर आते हैं। केओंझार जिले में सभी 26 न्यायालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। जिले में अपेक्षित ICT हार्डवेयर के साथ 7 न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केंद्र कार्यात्मक है। एक नया न्यायालय परिसर तेलकोई में विहित ICT हार्डवेयर में जैसे प्रोटेक्टर के साथ स्क्रीन, 2 kVA UPS, 2 TB हार्ड डिस्क, 7.5 kVA DG सेट आदि दिया जा रहा है। ऑनलाइन न्यायालय के अधीन 2 न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश न्यायालय तथा न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय को विहित हार्डवेयर मदें जैसे कि WACOM, PTZ कैमरा, VC इकाई, उच्च स्पीड स्कैनर, कंप्यूटर सिस्टम, LED डिस्प्ले आदि का उपबंध किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पूर्व चरणों में 23 जिलों के 467 न्यायालयों को ICT अवसंरचना प्रदान की गई थी, जो अब बढ़कर 653 न्यायालयों को पहुंचाना प्रस्तावित है। आज की तारीख पर जहां तक बेमेतरा जिले का संबंध है, 14 न्यायालय ई-न्यायालय परियोजना के अधीन आने के लिए प्रस्तावित हैं और दुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 76 न्यायालय अपेक्षित ICT अवसंरचना के साथ चरण 3 में ई-न्यायालयों के अधीन आना प्रस्तावित है। संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए कोई समय सीमा विहित नहीं की गई है। न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता, सहायक न्यायालय स्टाफ और भौतिक अवसंरचना, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों जैसे बार, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादियों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग शामिल है। ऐसे कई कारक हैं जो मामलों के निपटान में देरी का कारण बन सकते हैं। इनमें अन्य बातों के साथ साथ न्यायाधीशों की रिक्तियां, बार बार स्थगन और मामलों की निगरानी, ट्रैकिंग और सुनवाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव शामिल है। जहां तक तकनीकी हस्तक्षेप का सवाल है, ई-न्यायालय परियोजना के अधीन वाइड एरिया नेटवर्क को 99.5% न्यायालय परिसरों तक बढ़ा दिया गया है। यातायात अपराधों की सुनवाई के लिए 21 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में 27 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। वादियों को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के माध्यम से मामले की जानकारी प्राप्त होती है। 3,240 अदालतों और संबंधित 1,272 जेलों के बीच VC सुविधाएं चालू की गई हैं। 9 उच्च न्यायालयों में अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग कार्यात्मक है। वकीलों के लिए 24/7 किसी भी स्थान से मामलों से संबंधित दस्तावेजों तक पहुंचने और अपलोड करने के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ ई-फाइलिंग प्रणाली शुरू की गई है। आज तक ई-फाइलिंग सुविधा का उपयोग करके उच्च न्यायालयों में 12,19,214 मामले, जिला और तालुका न्यायालयों में 49,04,673 मामले फाइल किए गए हैं। इसके अलावा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 1,540 ई-सेवा केंद्र और उच्च न्यायालयों में 39 ई-सेवा केंद्र, जिनमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय की 3 पीठें शामिल हैं, वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किए गए हैं। ई समिति SCI द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा, जिसमें विभिन्न हितधारकों जैसे न्यायालय के कर्मच, अधिवक्ता, न्यायाधीश आदि शामिल हैं। ई समिति SCI वेब पोर्टल पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। विभिन्न उच्च न्यायालयों के 6 न्यायाधीशों से मिलकर बनी एक उप समिति, जिसकी सहायता तकनीकी कार्य समूह के सदस्यों, जिसमें डोमेन विशेषज्ञ भी शामिल है, द्वारा की गई थी। इसका गठन ई समिति भारत के उच्चतम न्यायालय के अध्यक्ष द्वारा किया गया है, जिससे निजता के अधिकार को संरक्षित करने, डाटा संरक्षण के लिए सुरक्षित संयोजिता तथा प्रमाणीकरण की प्रणाली के लिए सुझाव सिफारिश की जा सके। उप समिति के लिए डिजिटल अवसंरचना, नेटवर्क तथा नागरिकों की निजता के संरक्षण के लिए और डाटा सुरक्षा को सुदृढ़ करने का समाधान देने हेतु
ई न्यायालय परियोजना के अधीन सृजित सेवा परिदान सॉल्यूशन को आलोचनात्मक रूप से निर्धारित और परीक्षित करना अधिदेशित है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है जनजातीय जिलों में एम्स की स्थापना से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया ने। उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार का विचार देश के जनजातीय बहुल जिलों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान महाविद्यालय स्थापित करने का है। सरकार द्वारा जनजातीय लोगों सहित प्रत्येक नागरिक तक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा किया है। इस सवाल का जवाब दिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अब तक देश के विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिनमें रायपुर, देवघर, नागपुर और मंगलगिरी स्थित एम्स शामिल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समता मूलक किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच के लिए विशेषकर शहरी, ग्रामीण और आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्गों के लिए राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए जनसंख्या आधारित मानदंडों को 5,000, 30,000 और 1,20,000 से शिथिल करते हुए क्रमशः 3,000, 20,000 और 80,000 कर दिया गया है। सामान्य क्षेत्रों में प्रति 1,000 की जनसंख्या पर एक आशा कर्मी के मानक के स्थान पर जनजातीय, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में प्रति बस्ती एक आशा कर्मी की तैनाती की गई है। मैदानी क्षेत्रों में प्रति जिला 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट के मानक की तुलना में जनजातीय, पहाड़ी, दुर्गम, दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में प्रति जिला 4 MMU की तैनाती का मानक रखा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह वाले क्षेत्रों को NHM मानदंडों में आगे और छूट प्रदान की गई है। PVTG क्षेत्रों वाले प्रत्येक जिले में 10 MMU तक तथा बहुउद्देशीय केंद्रों पर एक अतिरिक्त सहायक नर्म मिडवाइफ का प्रावधान तथा PVTG क्षेत्रों में बुनियादी दवाएं और नैदानिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों से जुड़े सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की विशेषताओं से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने। उन्होंने वस्त्र मंत्रालय से पूछा कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की विशेषताएं क्या हैं और इस मिशन के अंतर्गत खर्च की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है। इस मिशन के अंतर्गत कितने रोजगार अवसर सृजित किए जाने का लक्ष्य है। क्या देश में तकनीकी वस्त्रों के माध्यम से विकास की कोई संभावना है। क्या इस संबंध में निर्यात का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस सवाल का जवाब वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने दिया। उन्होंने बताया कि देश को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन को वित्त वर्ष 2020-21 में लॉन्च किया गया था और इसे 1,480 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। मिशन में 4 घटक इस प्रकार है। अनुसंधान, नवाचार और विकास 1,000 करोड़ रुपए। घटक 2 संवर्धन और बाजार विकास 50 करोड़ रुपए। घटक 3 निर्यात संवर्धन 10 करोड़ रुपए। घटक 4 शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास 400 करोड़ रुपए। मिशन का मुख्य उद्देश्य मशीनरी और विशेष फाइबर के अनुसंधान एवं नवाचार और स्वदेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना, उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना, तकनीकी वस्त्रों के भारत के निर्यात को बढ़ाना, अपेक्षित कौशल के साथ मानव संसाधन तैयार करना है।
हालांकि एनटीटीएम के तहत रोजगार के अवसरों के सृजन का कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है। देश में तकनीकी वस्त्र एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो विभिन्न उद्योगों में अपार विकास की संभावनाएं प्रदान करता है। ये सड़क, रेलवे, निर्माण, कृषि, चिकित्सा उद्योग, स्वच्छता उद्योग, ऑटोमोबाइल, रक्षा, अंतरिक्ष और औद्योगिक सुरक्षा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग में आने वाली पारंपरिक सामग्रियों का विकल्प प्रदान करता है। इन क्षेत्रों में तकनीकी वस्त्रों का विस्तार और अपनाया जाना देश के बुनियादी ढांचे, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। एनटीटीएम का लक्ष्य मिशन के पूरा होने तक 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करने का है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है वंदे भारत ट्रेनों के संचालन से। इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद, मदन राठौड़, नरहरि अमीन और लहर सिंह सिरोया ने। इन सांसदों ने रेल मंत्रालय से पूछा कि अब तक संचालित की गई वंदे भारत ट्रेनों की संख्या और विशेष रूप से कर्नाटक में उनकी संख्या कितनी है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इन ट्रेनों की कुल अधिभोग दर कितनी थी। इस कैलेंडर वर्ष के अंत तक कितनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चालू हो जाएंगी। इस सवाल का जवाब दिया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि रेल नेटवर्क राज्य की सीमाओं के आर पार फैला होता है, इसलिए गाड़ियों को नेटवर्क आवश्यकताओं के अनुसार सीमाओं के आर पार शुरू किया जाता है। 31 जनवरी 2025 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेल के बड़ी लाइन विद्युतीकृत नेटवर्क पर चेयर कार वाली 136 वंदे भारत गाड़ी सेवाओं को परिचालित किया जा रहा है। इनमें से कर्नाटक राज्य में स्थित स्टेशनों पर 20 वंदे भारत गाड़ी सेवाएं प्रारंभिक गंतव्य के आधार पर सेवित हैं। इसके अलावा भारतीय रेल पर वंदे भारत सेवाओं और इसके वेरिएंट सहित नई गाड़ी सेवाएं शुरू करना यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता आदि के अध्ययन एक सतत प्रक्रिया है। भारतीय रेल में आरक्षित स्थान की मांग का स्वरूप पूरे वर्ष एक समान नहीं रहता है और ये काम व्यस्त और अति व्यस्त अवधि के दौरान बदलता रहता है। बहरहाल वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान वंदे भारत गाड़ियों की कुल अधिभोगिता लगभग 95% थी, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ये लगभग 100% है।